हेरफेर होता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यानी जो हम जीवन जीते हैं, हमारे जो बदलाव आते हैं वो हमारे सामाजिक परिवर्तन होंगे। अब उसमें दिनचर्या को ले लो या जो भी एक्सचेंज ले लो, वास्तव में सामाजिक स्थिर व्यवस्था नहीं है। समाज हमारी रुकने वाली व्यवस्था है, कंटिन्यू चलने वाली व्यवस्था है। एक बार स्टार्ट हो गई तो वो हम रहें या ना रहें वो हमेशा जीवन पर्यंत चलती है। इसलिए बदलने के साथ साथ सामाजिक जीवन में कुछ या अनेक परिवर्तन होते हैं। ये तो सर मैंने कौन से चैप्टर पढ़ा दिया, 4 चैप्टर पढ़ा था। नहीं मैं कह रही हूँ सोशल चेंज 5 है ना, चैप्टर ऑफ सोशल चेंज वो आपको पूछा। हाँ, तो जैसे व्यक्ति एक नदी में 2 बार कदम रखना असंभव है। जैसे दूसरी बार नदी ठीक पहले जैसे नहीं रहेगी, और दूसरा कहता है कि व्यक्ति भी ठीक पहले जैसे नहीं होता है। प्रथम और द्वितीय बार कदम रखने के बीच में नदी और व्यक्ति के दोनों कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य हो जाएगा। तो यही परिवर्तन हमारा सामाजिक परिवर्तन का कारण होगा। समाज में परिवर्तन सबसे ज़्यादा जनसंख्या के कारण होता है, आर्थिक परिस्थितियाँ भी होती हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ भी होती हैं। तो जैसे उन्होंने बताया जनसंख्यात्मक यानी डेमोग्राफिकल चेंजेस हमारे सामाजिक परिवर्तन के कारक में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। कैसे? अति जनसंख्या का प्रभाव, जनसंख्यात्मक कारक के प्रभाव। तो इसमें पहला क्या आएगा हमारा? अति जनसंख्या का प्रभाव, दूसरा जन्म मृत्यु, जन्म दर भी, जन्म दर, मृत्यु दर का प्रभाव। तीसरा जनसंख्या रक्षा, रचना की रचना। और कौन कोई है? कितनी कारक है बोलो? देशागमन और देशांतरण का प्रभाव, देशागमन और देशांतरण का प्रभाव। ठीक है, पहले हम इन बातों को समझेंगे। सबसे पहले आता है जनसंख्या परिवर्तन में, सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्या का प्रभाव पड़ेगा। सीधी बात, कम जनसंख्या हुई समाज उत्साह से चलता है, जनसंख्या ज़्यादा होगी तो समाज में परिवर्तन निश्चित हो जाते हैं। तो अति जनसंख्या का प्रभाव, किसी देश या समाज की जनसंख्या का सामाजिक प्रभाव का निरीक्षण करना है। उस देश समाज की अति जनसंख्या परिस्थिति यह अध्ययन अधिक सरल होगा। अगर हमने आपसे कहा उस गाँव पे जाओ, वहाँ पे लोगों के पता करो कितने लोग निवास कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे तो तुम जल्दी काम खत्म कर लो, तुम्हारा काम जल्दी होगा। और वहीं जनसंख्या अगर 500 हो गई, हमें हर घर जाकर जब पता चलना है तो टाइम लगेगा, हमें काम करने में भी दिक्कत होगी, ज़्यादा लोगों से बातचीत करनी होगी, हमारा काम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी अति जनसंख्या की स्थिति होती है तो स्थिति भी अनेक प्रकार के सामाजिक परिवर्तन को जन्म देती है। ठीक है, और पोषण के लिए, जैसे पोषण की, खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। अधिक जनसंख्या बढ़ने से सबसे ज़्यादा इफेक्ट तो खाद्यान्न पर होगा। मनुष्य बिना मकान के रह सकता है, बिना कपड़ों के रह सकता है, लेकिन बिना खाने के नहीं रह सकता, उसको भोजन की आवश्यकता होती ही है। और दूसरी बात यदि इस स्थिति का निर्धारण देश की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में, खाने पीने का अगर ज़्यादा सामान चाहिए, हमारे पास भारत संख्या ज़्यादा है, तो सरकार का काम है कि वो अपनी जनसंख्या का भरण पोषण करेगी। अब उसको जब सामान जुटाने हैं तो उसके लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आएगा। कम लोगों में आर्थिक स्तर कम
ज़्यादा लोगों में आर्थिक स्तर गिर जाएगा। यानी अब मांग हमारी क्या होती है, भोजन ज़्यादा लोग हैं, हमने एक टेबल बनाई यहाँ पर, ठीक है। हमने देखा, मान लो हमने यहाँ 5 वर्ष का डेटा ले रहे हैं, 91 और 92, 10 साल का आंकड़ा चलता है ना, ठीक है। 91 की संख्या ले ली, 2000 की संख्या ले ली, 2091 से क्या आएगा, एक आएगा, फिर 2011 और 2021 में 4 संख्या ले लेंगे। यहाँ क्या होगी, जन्म संख्या कैसी होगी हमारी, वर्ष के रूप में 10 वर्ष का अंतराल जनसंख्या होगी, ठीक है। हमारी ये जनसंख्या काउंट कर रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या दे दिया, आंकड़े दे दिया, यहाँ से 0 काउंट होता है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। अब हमने कहा है 91 की जनसंख्या, हमने यहाँ पे आपको डेटा दिए कि सन 91 में हमारी जनसंख्या कितने परसेंट थी, कितने परसेंट इसकी वृद्धि की, मान लो 2.5 की वृद्धि की। 2001 में जनसंख्या हमारी बढ़ गई, 3.5 की हो गई। 2011 में 121 करोड़ हो गई, तो और बढ़ गई। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अगर हम करोड़ की बात कर रहे हैं, चलो करोड़ों में लेके चल रहे हैं, 121 के हिसाब से चलेंगे, तो हम यहाँ पर आंकड़े कैसे लेंगे, 0 से काउंट करते हैं। अब हमने यहाँ पे ले लेते हैं 100 से ले लेते हैं, सीधे 100 का आंकड़ा चलते हैं। तो यहाँ पे देंगे हमारे 100, 200, 300, 400, 500। यहाँ पर हमारी 121 हो गई, यहाँ पे हमारी मान लो 100, कितनी मान लो 121 की जगह यहाँ पे कम से लेंगे ना, 2001 में जनसंख्या कम थी, हमने डेटा ले लिया 110 का, ठीक है। और यहाँ पे हमारी थी 100 करोड़ की जनसंख्या मान, और अब की हमारी जैसे हमने 24 में दिया, कितना हुआ, 121 हो गई, यहाँ पे हो गई 140, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 100 का है, तो हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे, अभी हमारी जनसंख्या कितनी है, या इसको हम इससे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारी 100 की जनसंख्या चल रही है। अब एक में हमारी जनसंख्या कितनी हो गई, 110 के बीच में आ रही है, तो अब इसकी टेबल कहाँ जाएगी, इधर की आ जाएगी ना बीच में, 100 से थोड़े ही ऊपर बढ़ेंगे हम, ठीक है। ऐसे जब ग्राफ चल रहा है, हमने 2011 में कितनी जनसंख्या बढ़ी, 121 की बात करेंगे, थोड़ा इससे ऊपर चले जाएंगे हम, और हमारी 2021 की जनगणना कहाँ तक आ रही है, 140 की, 140 कहाँ जाएगा, इधर पे जाएगा, 200 के ऊपर, मतलब 101 ही चल रहा है, तो उस हिसाब से पहले टेबल यहाँ देंगे। अब इनमें क्या होता है, हमारा रेशियो जनसंख्या का कैसे हो रहा है, बढ़ रहा है। हमें खाने की पीने की चीज़ अपने यहाँ पे कम लें, फिर यहाँ ज़्यादा लें, फिर यहाँ पे ज़्यादा लें, और अब और ज़्यादा हो गए। अब हमारे पास पूर्ति के साधन, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया, हमारे पास 50 थे, तो हमने भरपाई कर ली। अब यहाँ पे हमने 100 रख लिए, यहाँ पे हमने 200 दे दिए, और यहाँ पे हमारे पास 250 है, और जनसंख्या ज़्यादा है, तो रेशियो हमारा कहाँ पे गिर जाएगा, जनसंख्या के पोषण के स्तर पे बढ़ जाएगा। अब खाने पीने वाले लोगों की जनसंख्या होगी, हमें किसी मानचित्र में अगर समझाना होगा तो हम उसका प्रतिवर्ष ले लेंगे या परसेंटेज ले लेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे रेशियो को टेबल के द्वारा समझा देते हैं। अब हम इसमें अपने आप से डेरिवेटिव भी आप कर सकते हो, मान लो आपने कहा है इसको हमने इस वाली डिजाइन में दे दिया ग्राफ में, इसको हमने इस हिसाब से दे दिया, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से, हम अपने हिसाब से डिजाइन दे सकते हैं, इसको हमने इस तरीके की दे दी, तो ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, और हमने एक चित्र के द्वारा समझा दिया। तो यहाँ पे वस्तु की मांग बढ़ गई, जनसंख्या का प्रभाव किस प्रकार डालेगा, खाद्यान्न की वस्तु पर प्रभाव पहले डालेगा, क्योंकि हमें लोगों के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करना है। जनसंख्या के कारण सामाजिक अनेक प्रकार से परिवर्तन हो गया, जैसे 91 में इन्होंने बताया 84.4 करोड़ की वृद्धि है, 2001 में 1 अरब से अधिक हो गई, और 2011 की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई, और अब की जनसंख्या हमारी 140 चल रही है। तो यहाँ पर माल्थस का विचार है कि जब किसी देश में
धन की पूर्ति को कम हो जाती है और समस्या का समाधान स्वयं प्रकृति ही करती है। जैसे समस्या कैसे होगी, प्रकृति ने अब क्या करा, अब जनसंख्या बढ़ रही, हम लोगों पे कह सकते हैं कि जनसंख्या पे लगाम लगाओ, जनसंख्या कम करो, छोटा परिवार खुशहाल परिवार, हम लोगों को नारा लगाएंगे, लोगों को समझाएंगे जगह जगह, पर लोग नहीं समझेंगे। तो प्रकृति क्या करती है, प्रकृति लोग कैसे करेगी, बीमारियां कर देगी, फ्लैग हुआ, हैजा हुआ, ये बीमारियां आती है, फ्लैग हैजेजक हुआ, ऐसी और अकाल पड़ जाता है, कभी कभी बाढ़ आ जाती है, भुखमरी आ जाती है। जैसे अभी जनसंख्या बढ़ गई तो अब क्या आया, कभी कोरोना आया था, काफी लोग मरे, ये प्रकृति की बीमारी है, हमें तो नहीं फैलाई। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रकृति इन पे क्या करती है, लगाम लगाती है, यानी समस्याओं को स्वयं प्रकृति करती है और कुछ प्राकृतिक अवरोध हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जनसंख्या पर थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। उदाहरण था, भारत में सन 1996 से लेकर सन 1921 तक 13 करोड़ व्यक्तियों की मृत्यु किससे हुई थी, फ्लैग बीमारी से। सोचो 1986 की बात हो रही है और 1921 की बात हो रही है, जब इसमें कौन सी बीमारी आई थी, फ्लैग। कितने लोग मारे गए थे, 13 करोड़। 13 करोड़ व्यक्ति कुछ होते हैं, यानी कि कब की बात हो रही है, हमारी 1921 की बात हो रही है, कार्य ने ले लिया था 21, यहाँ पे रहेगा आपका, यहाँ पर क्यों, मान लो अगर जनसंख्या 121 थी 21 में और हमने 13 हटा ही दिए, माइनस कर दिए, 11 में से 8 चले आएंगे, 11 में से 3 चले गए, कितने बचे, 8, ठीक है, आंसर ले आएंगे, कुछ नहीं बचा, 108 जनसंख्या बची। सोचो इतने कम हो गई ना, तो मर गए ना, जब नहीं मरते तो क्या 121 करोड़ के लिए भोजन इकट्ठा नहीं करना हो, फिर कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मृत्यु के कारण स्वतंत्रता की पश्चात की मलेरिया बीमारी फैली, तो उसमें 7.5 लाख लोग मर गए। अभी भी डेंगू मलेरिया चलते रहता है, लोग भर्ती होते रहते हैं, कई ऐसे मरीज हैं जो गुजरात और सभी जैसे राज्यों में हजारों लोग अकाल में और सूखे में मर गए, पानी नहीं मिल सकता, मर जाते हैं, या बाढ़ आ गई तो चले आएंगे, खाना पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, घर डूब गए, सारी सामग्री डूब गई, आग जला नहीं सकती पानी में, तो इस हिसाब से हो जाता है। तो प्रकृति भी अपने प्रभाव डालती है, समझ में आया, अभी दूसरा आता है जन्म दर मृत्यु दर का प्रभाव, यानी इफेक्ट ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जन्म दर मृत्यु दर का विभिन्न रूपों में समाज पर प्रभाव पड़ता है। यदि किसी देश तथा समाज में जन्म दर घटती है और मृत्यु दर अधिक हो जाती है तो देश की जनसंख्या घट जाएगी और समाज में कार्यशील व्यक्तियों की कमी हो जाएगी। जैसे हम मान लो भारत में रह रहे हैं, हमारा भी विकसित है, विकासशील देश है, विकसित चल रहा है विकास, तो अब क्या होता है, हमारे यहाँ मृत्यु दर बढ़ गई, ज़्यादा संख्या लोग मर रहे हैं, जैसे चीन में बहुत मर रहे, उनमें अच्छे काम करने वाले व्यक्ति भी थे जो देश का विकास कर सकते थे, वो भी चले गए। अब क्या होगा, देश में काम करने वाले व्यक्तियों की कमी हो जाएगी ना, और जो बच्चे भी जितना है वो अभी इतने हैं ही नहीं कि वो देश का विकास कर सके, क्योंकि वो इतने भी शिक्षित नहीं है या इतनी एज भी नहीं है। तो ये प्रभाव डालता है जन्म दर मृत्यु दर का, कि ज़्यादा मृत्यु दर हो जाएगी तो भी हमारे देश पर प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक परिवर्तन होगा, कार्यकारी की स्थिति कम हो जाएगी, देश की आर्थिक स्थिति गिर जाएगी, क्योंकि हम जो व्यवसाय करते हैं, हम जो भी दुकान या कार्यालय चलाते हैं, तो उनमें व्यक्तियों की संख्या अगर कम हो रही है तो हमारा व्यवसाय भी चौपट हो जाएगा, व्यवसाय नहीं चलेगा तो हमारी आर्थिक स्थिति कैसे सुधारेगा, व्यापार नहीं चलेगा हमारा, ठीक है। तो अति जनसंख्या की स्थिति होने पर देश का आर्थिक और विकास होगा, निवासियों का जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। इस प्रकार जन्म दर मृत्यु दर अनेक सांस्कृतिक प्रभावों को जन्म देती है। जैसे कैलर और फ्रेजर के अनुसार यदि किसी समाज में जन्म दर बढ़ जाती है तो समाज में गर्भनिरोध, विलंब विवाह, गर्भपात, शिशु हत्या आदि की मात्रा देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है, जनसंख्या अधिक होगी, किसी परिवार में लड़कियां ज्यादा होगी, जनसंख्या तो बढ़ रही है क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, लड़का। अब जनसंख्या बढ़ रही है, उनके यहाँ पे लड़की हो तो वो क्या करेंगे, बच्चों को गर्भ में मारेंगे। बच्चा अगर बाई चांस नहीं भी मर रहा है गर्भ में तो उसको बाद में मारेंगे, बाल हत्या हो रही है यहाँ पर, ये एक क्रूतियाँ बढ़ती हैं। दूसरा क्या होगा, विलंब विवाह हो जाएगा, गर्भपात कराएंगे नहीं, अबॉर्शन कराते हैं, पता चल जाता है कि इसके पेट में लड़की है तो वो अबॉर्शन करा देंगे, शिशु हत्या करेंगे, वही मैं बता रही हूँ। तो ये सब होता है, कई ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं महिलाओं को जो उनके सर्वाइकल पर
डालती हैं, क्योंकि फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है, ये जो दवाइयाँ खाती हैं लेडीज, जैसे उन्होंने कहा कि आप इस तरीके की दवाई खा लो जिससे आपका ये हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा, तो ये हमारे जो हमारा सर्वाइकल मतलब होता है बच्चा का, उस पर इफेक्ट डालता है, क्योंकि बच्चे का जन्म तो हमारे उसी के पार्ट्स में होता है, बिना उसके फीमेल्स का तो कुछ है ही नहीं। तो इससे क्या होता है, कई कैंसर जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है, कभी सॉइलिंग आ जाती है, कभी अंदर से हाँ सूजन जो सॉइलिंग है वही हो जाता है, या अनेक तमाम बीमारियाँ तो इनसे होती है। अब इसमें फीमेल को ही सारी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें मेल फीमेल का ही काम होता है, वही बच्चे को जन्म देती है। तो इन सब परिस्थितियों का क्या होता है, जब जेंडर बढ़ने लगता है, जेंडर कम होगा तो जाहिर सी बात है कोई टेंशन नहीं है, वो करेंगे, लेकिन जब बढ़ेगा तो वो लड़कियों की जनसंख्या को कम करने के लिए तमाम प्रोसेसिंग अपनाते हैं समाज में, ठीक है। इसके विपरीत यदि जनसंख्या कम होता है तो समाज में जननीतियाँ घटनाएं विकसित होती है, जैसे बहुपत्नी विवाह। अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो भी महिला को दिक्कत है, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो भी महिला को ही दिक्कत है। ज़्यादा कम जनसंख्या होगी तो एक व्यक्ति क्या करेगा, 10 विवाह कर लेगा, ये एक व्यक्ति है, अब उसकी पहली बीवी के बच्चे नहीं, दूसरी करेगा, दूसरे की नहीं हुई, तीसरी करेगा, ठीक है, जब तक उसको बच्चे नहीं मिले, या लड़का नहीं मिल रहा है। अब एक उसने क्या करा, बहुपत्नी विवाह, तो ये गलत है। इससे क्या होता है, ज़्यादा फीमेल रखने से, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देती हैं, बीमारियां होती हैं, तो इसी प्रकार जेंडर मृत्यु दर अनेक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन में अपना योगदान देते हैं, यानी ज़्यादा जन्म दर भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा मृत्यु दर भी नहीं होनी चाहिए। तीसरा आता है जनसंख्या की रचना का प्रभाव। जनसंख्या की घटने बढ़ने से उसकी रचना में बदलाव आता है। जनसंख्या की रचना में व्यक्ति की आयु रचना, बच्चों युवकों में अनुपात, स्त्रियों पुरुषों की संख्या आदि को सम्मिलित किया जाता है। रचना जैसे बात कर रहे हैं जनसंख्या की रचना की, ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि जनसंख्या की रचना में परिवर्तन कैसे आएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई, स्त्रियों की जनसंख्या कम है, पुरुषों की संख्या अधिक हो गई। अगर पुरुषों की संख्या अधिक होगी, स्त्रियों की संख्या कम होगी, तो अब घर परिवार पुरुषों तो नहीं चलेगा, दोनों ही सहभागी होते हैं, महिला और पुरुष दोनों ही परिवार चलाते हैं, दोनों ही समाज चलाते हैं। पुरुष अकेले समाज नहीं चला सकता, महिला अकेले समाज नहीं चला सकता, दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। अगर पुरुष की संख्या अधिक है, महिला की संख्या अधिक है तो परेशानी, महिला की संख्या अधिक है, पुरुष की संख्या कम है तो भी परेशानी, दोनों ही इफेक्ट डालती है समाज की रचना में परिवर्तन करने में, ठीक है। किसी समाज में वृद्ध और बच्चों की संख्या अधिक है, उस देश में आर्थिक उत्पादन अधिक नहीं हो सकता। कैसे, अगर किसी समाज में वृद्धों की संख्या अधिक हो गई और बच्चों की संख्या अधिक हो गई, अब समाज का कैसे विकास हो पाएगा बताओ। पहले समाज में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास होगा नहीं। हम बच्चों से काम नहीं कर सकते, वृद्धों से नहीं कर सकते, हमें जवान लोगों की जरूरत होती है, युवाओं की जरूरत होती है, क्योंकि वृद्ध भी श्रमिक नहीं कर सकते, बच्चे भी श्रमिक नहीं कर सकते, और उस समाज में वृद्धि और पुरुषों की ज़्यादा है, बीच के तो लोग नहीं, तो ये भी एक परिवर्तन है रचना का, ठीक है, रचना पर प्रभाव डाल रहा है। तीसरा क्या आता है, जिसकी आर्थिक स्थिति ना हो पाएगी, क्योंकि हम इनसे काम नहीं कराएंगे तो उत्पादन नहीं हो पाएगा, ठीक है। युवा व्यक्ति उत्पादन का कार्य कर सकते हैं और अच्छी प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि उनसे मेहनत अधिक करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी समाज में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के अनुपात में अधिक है तो समाज में बहुपत्नी प्रथा का चलन होगा। जाहिर सी बात है, किसी गाँव में लेडीज ज़्यादा है, एक मान लो 100 पुरुष पे 150 महिला, मान लिया हमने एक समाज में 100 पुरुष हैं और यहाँ पे 200 महिला हैं, हमने चलो एक 50 कर दिया, 150 कर दिया। अब एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से शादी कर ली तो यहाँ तो हो गया चलो रिलेशंस, लेकिन ज़्यादा है तो हम 4 दे दें, दूसरे ने 5 कर ली, किसी ने 10 कर दी। अब भाई कुंवारे तो रखेंगे नहीं, उनको तो बिठाएंगे तो नहीं करते, विवाह करवाएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, ये पुरानी जो प्रथा चली आ रही है वो दोबारा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसके विपरीत पुरुषों की संख्या अधिक है तो बहुपति प्रथा या वधु मूल्य का प्रभाव हो जाएगा। बहुपति यानी एक औरत कई पति रख सकती है, औरत को भी तो यही है बहुपति, मतलब बहुत सारे पति हो जाएंगे उनके। अब जब औरतें ज़्यादा हैं, आदमी कम है, नहीं मिल रहा है तो उसी से सबका करवा दिया। जैसे हमारी आपने पुराने जमाने में सुनी होगी महाभारत में
पांचाली जी की, एक के कितने थे, 5 वाली थी। तो वही प्रोसेस चलती है, बहुमूल्य प्रकार का चलन हो जाएगा, बहु का मूल्य कितना है उसके हिसाब से हो जाएगा। इन सब बातों का समाज राजनीतिक जीवन भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि राजनीतिक जीवन भी किससे चलता है, पुरुष से चलता है, महिलाओं से चलता है। तो यहाँ समाज की रचना की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक जीवन, यानी सारे प्रभाव आर्थिक हुआ, राजनीतिक हुआ, सामाजिक हुआ और सांस्कृतिक। कल्चर हमारा हम लोगों से ही चलता है, तो ये भी इफेक्ट डालता है, इफेक्ट डालना। देशागमन और देशांतर का प्रभाव। देशागमन यानी होता है इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। देशागमन करते हैं बाहर या दूसरे देशों में लोगों का आना जाना। जैसे हम क्या करते हैं, देशागमन यानी एक देश से दूसरे देश में जाना, वो होता है देशागमन। गमन यानी जाना, हाँ इसका मतलब हुआ जाना, और देश हमने जोड़ दिया, तो किसकी तरफ जा रहे हैं, देश की तरफ। एक देश से हम दूसरे देश की तरफ जा रहे हैं, दूसरे देश वाले हमारे देश की तरफ आ रहे हैं। किसी को हमारे देश का कल्चर पसंद आ गया, व्यापार पसंद आ गया, यहाँ का रहना चाहते हैं, वो यहाँ रहने लगे, फिर दूसरी जगह मन लगे तो फिर अपने वापस देश चलेगा, ऐसा चलता रहता है। देशांतरण का मतलब क्या है, देश के लोगों का अन्य देशों को जानना, देश के लोगों का अन्य देशों को जानना, यानी दोनों परिस्थितियों में समाज, सामाजिक और आर्थिक सब परिवर्तन होता है। दोनों ही बातें हो गई, देशांतर और देशागमन। देश की तरफ गमन करना, देशांतर, देशांतरण, देशांतर गमन। ये लोग हमेशा के लिए चले जाते हैं, ये आते जाते रहते हैं, ठीक है। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन, कई लोग किस कारण से आते हैं, व्यापार की तरह से, ठीक है, भोजन की तरह से चले जाते हैं, तो इस तरीके से उनका आना जाना चलता रहता है। तो ये हमारा एक परिवर्तन होगा। भारत और अमेरिका इसकी अति उत्तम उदाहरण है। आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया सबसे ज्यादा अमेरिका में काम करते हैं, क्योंकि वहाँ की जो कल्चर है वो अलग है। दूसरी बात, वहाँ पे आर्थिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी दूर होती है, वहाँ पे जो इनकम सोर्सेस है वो काफ़ी अच्छे हैं हमारे यहाँ के अकॉर्डिंग। अगर एक व्यक्ति को 50,000 तनख्वाह देते हैं तो वहाँ पर 1 लाख 1.5 लाख, क्योंकि वहाँ डॉलर है। हमारे यहाँ के उनका 1 रुपये हमारे 84 रुपये के बराबर, जो हमारी मुद्रा है 84 रुपये, वहाँ की 1 डॉलर, वहाँ का 1 रुपये मानते हैं, हमारे 84 रुपये। अगर वहाँ के भिखारी से हम पैसे मांगेंगे, उसने हमें 2 डॉलर भी दे दिए, हमारे पास 150 रुपये हो गए, 200 मान लो। और हमारे यहाँ पे जब 84 रुपये में सब 1 रुपये निकाल देंगे तो वो वहाँ का भिखारी नहीं माना जाएगा अमेरिका का, वो तो बड़ा आदमी हुआ ना। तो इसलिए वहाँ पे संपन्न लोग हैं, तो लोग वहीं पे जाएंगे ना। अगर व्यक्ति ने 50 डॉलर भी कमा लिए तो उसको कितने कमा लिए, और हमारे 50 रुपये तो उनके 1 डॉलर के बराबर भी नहीं। यहाँ पे अपना जो 81 या 72 रुपये जितना भी डॉलर के रूप में चलता है वो वहाँ पर होता रहता है। तो भारत का अमेरिका इस करते हैं, भारत की विभाजन के लाखों लोग शरणार्थी पाकिस्तान से आकर रखे। हमारी जनसंख्या कैसे बढ़ी, जब देश आजाद हो रहा था, हमसे 1 दिन पहले आजाद हुआ था, 14 अगस्त को हुआ था, ठीक है, और हम 15 अगस्त को हुआ। अब पहले जब देश आजाद हुआ तो कब एक जगह रहते थे। अब पाकिस्तान वालों ने इंडियंस को भगाना शुरू किया, हमने यहाँ से भी करना शुरू कर दिया, कुछ भगे यहाँ नहीं तो वो यहाँ सेटल हो गए। लेकिन पाकिस्तान वालों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने इंडियंस को भगाना शुरू किया, तो वहाँ से लोग यहाँ आना शुरू हुए। जनसंख्या मान लो पहले अगर 100 थी और आ गए लोग तो हमने और बढ़ा दी, अब और ज़्यादा हो गई, 100 से 300 हो गए। तो यहाँ जनसंख्या का प्रभाव पड़ जाता है। विभाजन के बाद लाखों शरणार्थी पाकिस्तान चले गए, जो पाकिस्तान थे वो पाकिस्तान चले गए और वहीं पर बस गए। इसके फलस्वरूप भारतीयों की संस्कृति विशेषताओं में परिवर्तन आ गया। हमारे यहाँ के जो कल्चर सीखा था अब वो पाकिस्तान में बस गए, वहाँ का कल्चर सीखेगी, वहाँ का रहन सहन, खाना पीना सब वहीं का सीखेगी। अमेरिका और यूरोप और एशिया से पढ़ाई के बाद देशागमन और देशांतर गमन का सामाजिक परिवर्तन महत्वपूर्ण योगदान है। लोग यहाँ से पढ़ने के लिए अच्छे कॉलेज जाने जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ताकि जो काफ़ी IIT JEE की कोर्स होते हैं वो इनकी कोर्स की डिमांड विदेशों में ही होती है। यहाँ है नहीं हमारे पैसे यूनिवर्सिटी की वो अच्छा सा कोर्स कराए, तो सब विदेश में जाते हैं, वहाँ से पढ़ाई करेंगे, वहीं सेटल हो जाते हैं, क्योंकि जो इंजीनियर बन रहे हैं अब इधर में इतनी फैसिलिटी नहीं है इंडिया में, तो वो वहीं पर सेटल हो जाते हैं। अमेरिका में उन्होंने जॉब की पढ़ाई करी और सेटल हो गए। अब यहाँ की संस्कृति थी वहाँ धीरे धीरे भूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ ऐसी संस्कृति मिलती नहीं है, वहाँ कोई कल्चर लहराया नहीं जाता, एक पूजा करनी है, एक ही चर्च में जाना है, मंदिर रोज रोज जाना नहीं, तो ये संस्कृति को भी भूल जाते हैं। अब वहाँ पे हमेशा के लिए बस गए, वहीं के रह गए, अमेरिकी बन गए, नागरिकता वहाँ की ले ली उन्होंने, आए थे अपने इंडिया में पैदा हो गए और नागरिकता विदेशी के लिए। तो इस तरीके से ये हो जाता है देशांतर गमन, देश के लिए पूरा अपना उन्होंने छोड़ के चले गए। अब आया समझ में। तो यहाँ पे मार्शल और सैटेलाइट के विचार
विचारों का कहना है। माल्थस ने जनसंख्या संबंधी सिद्धांत दिया था। माल्थस ने सन 1768 ये माल्थस ने जिन्होंने कई को विचार दिए जनसंख्या को लेकर। इनका कहना था एन ऐसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक लिखी थी। एन ऐसे माल्थस के अनुसार मानव जीवन मुख्यतः खाद्य सामग्री की पूर्ति करता है। सीधी बात है, मनुष्य को हमेशा क्या चाहिए? खाना और भोजन। भोजन के लिए वो काम करता है, भोजन के लिए वो पैसे इकट्ठे करता है, भोजन से ही अपना भरण पोषण करता है। तो माल्थस का जीवन माल्थस के अनुसार उनका कहना है कि व्यक्ति मुख्यतः खाद्य सामग्री की पूर्ति करता है और उसी पर आधारित है। बिना मनुष्य का जीवन असंभव है, इसके बिना खाद्य सामग्री के बिना। ठीक है, सेक्सुअल इम्प्लीकेशंस और स्त्री पुरुष दोनों ही सार्वभौमिक होते हैं, यानी विदाउट सेक्सुअल्स के मनुष्य का जीवन भी निर्भर नहीं है। एक मनुष्य अकेले जीवन नहीं रह सकता, वो अपना जीवन मेल फीमेल दोनों ही अपने काम के अकॉर्डिंग करते हैं, दोनों ही अपना घर बसाते हैं और अपना जीवन यापन करके समाज का विकास करते हैं, समाज में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्ति के कारण संतानों का जन्म इतनी तेजी से होता है कि अन्य बाधाओं की अनुपस्थिति में भी किसी देश की जनसंख्या लगभग 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यानी कि मनुष्य अपने घर बसाने के घर जो बसाता है या समाज का विकास होता है, तो वो इतनी तेजी से कार्य कर रहा है इसमें या कार्य जिसमें जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, 25 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, जैसे 91 में कितनी थी? अगर हम पुराने डेटा पर चले तो हमारी 51 देश आजादी के बाद ही तो हमारी जनसंख्या काउंट हुई थी। जनगणना हमारी सबसे पहले आजादी की पहले हुई थी हमारी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, लेकिन मेन हमारी स्वतंत्रता के बाद हमारी काउंट होती है 1951 से। 51 से हमारी काउंट होती है, हर 10 साल में इसको रखा गया था। 10 साल बाद काउंट होगी हमारी जनसंख्या, हर 10 साल बाद हमारी जनसंख्या काउंट होती है कि कितने लोग बढ़े, कितने लोग मरे, ये सब काउंट होता है। कितने बच्चों की जनसंख्या है, कितने पुरुषों की जनसंख्या है, कितने लोग निवास कर रहे हैं, कितने नहीं। पहले टोटल ऑफ जनसंख्या काउंट होगी देश की, फिर उसको डिवाइड कर देंगे पुरुष की जनसंख्या में, महिलाओं की जनसंख्या में, मृत्यु दर जनसंख्या में, फिर वृद्धों की संख्या, उसके बाद शिशु की जन्म दर और मृत्यु दर दोनों काउंट होंगी। उसी प्रकार जो बालक होते हैं 10 से ऊपर की जो उनकी भी जन्म दर मृत्यु दर काउंट होती है। हर एक चीज काउंट होती है। ये इसलिए 11-10 साल में लगता है क्योंकि इसका खाने का बहुत चलता है, लंबा होगा। एक 2 महीने में तो काउंट नहीं होगी ना, क्योंकि उन्हें हर जगह जाके पता करना होता है कि यहाँ पे कितने लोग रहते थे, कितने नहीं रहते। फिर ये देखा जाता है कि कितने सबसे ज़्यादा ऐसी स्टेट है जिनमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फिर कौन सी निम्न दर वाली जनसंख्या वाले स्टेट देखे जाएंगे। SC/ST एक्ट देखा जाएगा, सामान्य वर्ग के लोगों को देखा जाएगा, तो जनजाति सब काउंट होगा आपका एक समय, एक ही चीज़ काउंट नहीं होगी। तो ये क्या होता है, जो हमारी 51 में थी हमारी 36 करोड़ और 91 में कितनी हो गई हमारी 84 करोड़। अब कितनी बढ़ गई, यहाँ 36 थी और यहाँ 84, 25 वर्ष में दोगुनी कर रहे हैं, यानी कि स्पीड से। तभी तो सरकार ने नई नीति बनाई है, स्कीम क्यों बना रही है? अगर इस तरीके से जनसंख्या बढ़ेगी, अब 140 पे आ गई, फिर क्या होगा? जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, सामग्री नहीं मिलेगी, लोग भूखे मरेंगे, उनको हम प्रोवाइड ही नहीं करा पाएंगे जो चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए। सपोज जैसे उन्हें हमें भोजन की व्यवस्था नहीं करा पाएंगे क्योंकि अब इतनी जनसंख्या हमारे पास खाद्यान्न वस्तु नहीं है। कभी कभी सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, खेती नहीं हो पाएगी, ना सूखा में खेती होगी ना बाढ़ में खेती होगी। हमें तो इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए कि जो खेती के लिए उपजाऊ या फसल के लिए काम चला हो। ज़्यादा पानी बरसेगा तो नुकसान है, नहीं बरसेगा तो भी नुकसान है। खाद्यान्न के सामान नहीं आ पाएंगे, हम विदेशों से मंगाएंगे, वो हमें टैक्स देना पड़ेगा, उसके लिए भी हमें पूंजी लगानी होगी, हमें हर तरीके से पैसों का बंदोबस्त करना होगा
से क्या होगा, जनसंख्या स्पीड से बढ़ेगी तो काफ़ी चीज़ें परिवर्तन लाएंगी। माल्थस का कहना भी यही था कि किसी देश की जनसंख्या लगभग 25 वर्ष में दोगुनी हो जाती, परंतु वहाँ के जीवन निर्वाह के साधनों में और खाद्य साधनों में इतनी उत्पत्ति नहीं हो पाती, उनका ह्रास होता है, क्योंकि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से अधिक का उपयोग करता है। अगर उसे 2 चाहिए तो वो 2 की कैपेसिटी नहीं रखेगा, वो क्या करेगा, 10 चीज़ को रखने की सोचेगा। वो कहेगा हमारे पास तो 10 होनी चाहिए। अगर वो 10 चीज़ दूसरों पे बढ़ जाएगी तो उनका कुछ तो होगा, भरण पोषण होगा नहीं, लेकिन वो अपने पास रखेगा अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए या अपनी सामग्री को बढ़ाने के लिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर रखता है। कोरोना में आपने देखा होगा कि लोगों के सरकार ने सिर्फ किराना स्टोर की दुकानें खोली थी, लेकिन लोगों ने एक्स्ट्रा सामान लेना रखना शुरू कर दिया है। अब जीवन का भरोसा नहीं है, तुम सामान इतना एक्स्ट्रा क्यों ले? अगर उतना होगा तो लोगों को भी तो मिलेगा। तुमने 2 व्यक्तियों का भोजन खुद के पास रख लिया है और दुकानदार के पास देना नहीं है तो क्या होगा, लोगों को नहीं मिल पाएगा भोजन, लोग भूख से मरेंगे। ठीक है, व्यक्ति एक रोटी से पेट भर रहा है, यहाँ पे लोग रोटियां फेंकते हैं, अन्न का नुकसान करते हैं, तो ये चीज़ गलत हो जाती है। यहाँ पे जीवन निर्वाह के साधनों की कमी हो जाती है और कृषि में क्रमगत ह्रास उत्पत्ति नियम होता है। तो हमारा जो कृषि में ह्रास उत्पत्ति नियम होता है, कृषि ह्रास उत्पत्ति नियम, ये नियम क्या होगा, जहां पर जनसंख्या अधिक होगी और हमारे उत्पादन की सामग्रियों में क्या आएगी, साधनों में कमी आ जाएगी। यानी अगर हम इसको डायग्राम से देखेंगे, अभी हमारा यहाँ से हमने व्यापार किया, चल रहा है। अब हमने जैसे यहाँ पे तो हमारा अच्छा चल रहा है, लेकिन जब जनसंख्या बढ़ गई, यहाँ पे हमारी कितनी 91 में ज़्यादा जनसंख्या आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो हमारी जनसंख्या ठीक थी, अभी हमारा चल रहा है, लेकिन अब क्या होगा, हमारी जो उत्पादन की रेखा जा रही है अभी सही चल रही है। अब यहाँ पे 91 में गिर जाएगी क्योंकि हमारे पास साधन नहीं हो रहा है, तो ये नीचे चली जाएगी, रेशियो उसका नीचे हो गया, यही उसका ह्रास होगा। बढ़ती का जब हमारी यहाँ पे जनसंख्या कम होती, यहाँ पे हमारी 34 है और यहाँ हमारी 26 हो जाती, तो हमारे उत्पादन के साधन बढ़े, तो ये ह्रास नियम नहीं होता। ठीक है, अब आया क्या समझ में उत्पत्ति का ह्रास नियम? ठीक है, अर्थात 1 2 4 16 18 32 खाद्य की संख्या गणित में बताई उन्होंने, जैसे 2 से 2 डबल हो गई, 4 से 8 8 से 16 16 से 32, उसकी हमेशा दुगनी होगी, कम नहीं, कम होती तो वो ह्रास नियम नहीं होगा। अतः एक समय ऐसा आएगा जब जनसंख्या के प्रतिबंध में अभाव में इतनी बढ़ जाती है कि जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात नहीं हो पाएगी। इतना समझ में आ गया हमारे पास का ये है। ठीक है, आलोचना में क्या होगा, सिद्धांत की बड़ी कमी यही है कि अपने विज्ञान के महत्व की पूर्णतः आलोचना की गई है। उन्होंने यह न सोच सके कि विज्ञान की उन्नति के साथ साथ खेती के साधनों में उन्नति है। माल्थस ने सिर्फ ये नियम दिया है कि जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो हम खाद्यान्न की उत्पत्ति नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने अगर आलोचना देखी, जो आलोचक होते हैं, आप काम कर रहे हैं, ये भी काम कर रहे हैं, तो इन्होंने आपके नियम को पढ़ा, लेकिन उन्होंने आपके में कमी क्या निकाली कि आप ये नहीं देख रहे हैं अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो अब हमारी दुनिया कैसी है, साइंस दुनिया, हर काम साइंस है। साइंस भी तो कुछ करेगी, तकनीकी नए साधन लाएगी। हम पेड़ों के मान लो पानी की व्यवस्था है तो साइंस कुछ ऐसा करेगी कि हम पेड़ों को पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें, तकनीकी साधनों का प्रयोग करेंगे ना, जिससे हम फसल अच्छी तरह करें, खाद्य सामग्री के लिए तकनीकी का उपयोग करेंगे। तो ये इन्होंने बताया, अच्छी खाद का उपयोग करेंगे, अच्छी फसल प्राप्त होगी। ठीक है, दोहरी फसल उगाएंगे, पहले किसान एक अधिक फसल उगाता था, हम 2 फसल कर लेंगे, इससे नहीं तो इससे फायदा हो जाए। ठीक है, परिवहन के साधनों का उपयोग करेंगे हम। माल्थस भूल गए थे कि परिवहन और संचार के साधनों में आधुनिक काल में जो उन्नति हुई है उससे खाद्य सामग्री की भी सरलता होगी, हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक खाद्य सामग्री ले सकते हैं। तो ये आलोचना में जाएंगे। हमें आलोचना में क्या करना है, जो साइंस की दुनिया चल रही है, जिनसे हम फायदा ले रहे हैं टेक्निकल यूज का, तकनीकी का, वो हमें इनकी आलोचना में उठा के रखें। ठीक है, कि हम इससे ये कर सकते थे, इससे ये कर सकते हैं, इससे हम इससे ये कर सकते हैं, ये इनकी आलोचना होगी। आया समझ में? अब आता है प्राणी शास्त्रीय कारक और सामाजिक परिवर्तन। अनेक समाजशास्त्रियों ने प्राणी शास्त्र कारक और सामाजिक परिवर्तन
संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया है कि हर जीवित प्राणी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहता है, जिसके फलस्वरूप परिवर्तन घटित होता रहता है। जाहिर सी बात है, एक आयु व्यक्ति को प्रकृति अपने नियम से मार डालने के लिए चुन लेती है। प्रकृति प्रवृत्ति कहा जाता है। प्रकृति इस प्रकार से चुनाव बचने के लिए अपने अस्तित्व के लिए प्रत्येक प्राणी संघर्ष करता रहता है। यानी हम प्रकृति से बचाव के लिए संघर्ष करते हैं। प्रकृति का काम है, जैसे प्रकृति को जब क्रोध आता है तो अपने अपने नियम निकालेंगे, अपने हिसाब से सुखाग्रस्त कर दिया, बाढ़ कर दी, बीमारियां कर दी। लेकिन अब व्यक्ति क्या करेगा? उसको तो अपना जीवन बचाना है, वो प्रकृति से लड़ाई करेगा, अब दवाइयों का यूज़ करेगा, बीमारियों का इलाज निकालने के लिए कोशिश करेगा। आजकल पहले फ्लैक्स से लोग मरे 13 करोड़ लोग, तो उसका इलाज चला, उसके लिए दवाई बनाई, चूहों के द्वारा हुई की बीमारी के चूहे वो जो खा लेते हैं तो वो व्यक्ति हुए बीमारी हो जाती है। कई बीमारियाँ आई, जैसे आपने देखा होगा आई फ्लू फैला था, बर्ड फ्लू फैला था। लेकिन जब बीमारियाँ फैलती हैं तो व्यक्ति इनको क्या करता है? अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है, खोज करता है कि हम इन बीमारियों से लड़ सकते। कोरोना भी आया, उसके लड़ने के लिए उसने डोज बनाया। तो व्यक्ति अपने अस्तित्व को बचाने का काम करता है और यही व्यक्ति का प्राणी कारक और सामाजिक परिवर्तन आता है। फिर परिवर्तन होगा, अगर वो जलंधर रोक लेगा, नहीं रोक पाता, मृत्यु दर को रोकता है तो जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, जलंधर कंट्रोल नहीं करेगा तो जनसंख्या बढ़ेगी। दोनों तरीके से जनसंख्या बढ़ेगी। दूसरा सिद्धांत होता है अस्तित्व की संघर्ष के सिद्धांत। प्रथम प्रकृति प्रवृत्ति नामक सिद्धांत का ही अंग, इसी को इन्होंने प्राकृतिक प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। प्राकृतिक प्रवृत्ति सिद्धांत की खोज किसने की थी? डार्विन ने। किन्होंने की थी? डार्विन। डार्विन का कहना था, और दूसरे थे समाजशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक प्राणी रूप से प्रकृति पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में जीवित रहने के संबंध में मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए प्रकृति अपने ढंग से मृत्यु दर को प्रभावित करती है और उसके बाद नए नए वंश पीढ़ियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे प्रकृति अगर छेड़छाड़ ना करे तो मनुष्य अपने हिसाब से चलता रहेगा, फिर तो वो अपने आप को बोझ समझते। इसलिए प्रकृति कभी कभी नई नई चीज़ें मनुष्य को हटाने के लिए या मृत्यु दर कम करने के लिए निकालती है और नई नई पीढ़ियों को होता है। जैसे अगर हम पुरानी सभ्यता की बात करें, अगर मिस्र की सभ्यता में कुछ घटित नहीं होता तो आज हम मिस्र की सभ्यता देखते, वो एकदम समा गई, जो भी हुआ उसका अंत हुआ, एक सभ्यता खत्म हुई, उसकी सभ्यता अलग थी, लोगों का रहन सहन खाना पीना सब अलग था। सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ अगर नहीं होता कुछ, प्रकृति छेड़छाड़ नहीं करती। आपने देखा होगा जो सब्जेक्ट खोज हुई थी 1921 में दयाराम साइडी ने की, तो जो हड़प्पा सभ्यता थी और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता में अलग तरीके के मकान बनाए जाते थे। स्नानागार 12 फीट के होते थे, हमारी बाथरूम तो बहुत बड़े बड़े, ठीक है। और उनका मुख्य द्वार कैसा होता था? पूरब की नाव के पश्चिम की तरफ, ताकि जो आने वाले लोग हैं वो हमारे घर की तरफ ना देखें, नज़र ना डालें, नज़र दृष्टि ना करें। अब के लोगों का मुख्य द्वार पूरब की तरफ होता है, वो लोग मेन गेट आगे रखते हैं, लेकिन उनका मेन गेट पीछे की तरफ होता था। नालियाँ होती थी, ठीक है, अलग साइड, और उनके स्नानागार इतने बड़े बड़े होते थे कि ये समझ लो 2 बरामदे बन जाते, इतना बड़ा रखते थे। तो वो सभ्यता लगती, लेकिन उनको बोलना नहीं आता था, उनकी लैंग्वेज नहीं थी, क्यों हम पढ़े नहीं पाते, वो लैंग्वेज पता नहीं क्या बोलते होंगे। अब इस सभ्यता के साथ क्या हुआ? उनके कपड़े लगते, गहने लगते, और बड़े बड़े अन्न रखने के लिए मिट्टी के इतने बड़े बड़े पात्र रखते थे, जो अपने गाँव में अब देखने को मिल जाए, इतने बड़े बड़े पात्र रखते थे। तो उस सभ्यता अगर वो नष्ट नहीं होती तो हमें नई पीढ़ी देखने को नहीं मिलती। इस तरीके से फिर वैदिक सभ्यता आ जाती है। तो ये सभ्यता कैसे खत्म होती है? प्रकृति की छेड़छाड़ से। कभी बाढ़ आ जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कोई एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। डायनासोर जैसे जीवित प्राणी आए थे, क्या हुआ? उनके साथ प्रकृति ने साथ छेड़छाड़ की। जब वो इतने बढ़ गए थे कि लोगों का संकट खत्म होने लगा था, क्योंकि डायनासोर सबसे विशालकाय प्राणी था। उसका अंडा अगर देखा जाए तो ये पंखे का जो होता है इससे बड़ा होता है, इतना बड़ा उसका अंडा होता है, और वो सबसे भारी प्राणी था। लेकिन वो क्या करता था, कुछ ऐसे डायनासोर थे जो
दूसरे डायनासोर को खाते थे और उनसे कोई जीत नहीं सकता था, क्योंकि वो एक इंसान को एक ही बार में लेकर जाता था। तो प्रकृति ने ऐसा किया कि वो खत्म ही होकर विलुप्त हो। तो यही काम करती है प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत। प्राकृतिक विवरण यही करता है कि वो प्रकृति के नए नए पीढ़ियों को उत्पन्न करती है और वंशानुगमन के तत्व में परिवर्तन हो जाता है, जिससे नए नए वंशों का भी उदय होता है। ठीक है। अन्य प्राणी शास्त्र पर्यावरण संबंधी कारकों में शारीरिक विशेषताओं को निर्धारित कर महाकणों एकदम परिवर्तन हो जाता है, यही बताते हैं कि दूसरा आता है प्रकृति के दो स्वरूप है, एक निरसन और एक विलयन। जो प्रकृति के साथ सफलतापूर्वक अनुकूलन नहीं कर सकते उनका निरसन होता है, और जो प्रकृति के साथ अनुकूलन में असफल हो जाते हैं वो विलयन होता है। विलयन में कौन आते हैं? हमारे प्राणी आते हैं, क्योंकि हम प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। जो प्रकृति के साथ मिलजुल कर नहीं रह पाते उनका निरसन हो जाता है, वो विलुप्त हो जाते हैं। और जो प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते हैं उनका काम होता है क्या? हमारा विलयन। ठीक है। आगे समझ में। इसी प्रकार स्पष्ट है कि प्राकृतिक विवरण केवल मृत्यु दर द्वारा ही कार्य करता है। प्राकृतिक विवरण की प्रक्रिया में केवल मृत्यु दर प्रभावित होती है, जन्म दर किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होती, क्योंकि इसमें मृत्यु दर का ही काम होता है। ठीक है। अब अस्तित्व के संघर्ष की प्रक्रिया। जीवित रहने के लिए प्रत्येक प्राणी को सदैव संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के 3 महत्वपूर्ण स्वरूप होते हैं। प्राणी का प्रकृति के साथ संघर्ष, मनुष्य तथा जीवित प्राणियों के साथ संघर्ष, एक प्रकार के जीवित प्राणियों के बीच में आपस में संघर्ष। प्रकृति का प्रेम का तो समझ में आ जाएगा, वो कैसे प्रकृति के साथ संघर्ष करता है। पेड़ पौधे लगाना, हमें प्रकृति को बचाना है। ठीक है। अगर प्रकृति अपना भी क्रोध दिखाती है तो मनुष्य तब भी लड़ने के लिए तैयार है, उससे बचाव के लिए तैयार करता है। जगह जगह अगर बाढ़ हो गई तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ करता है। सूखा आ रहा है तो भी वह उपाय सोच लेगा, बीमारियाँ हो रही तो भी वह उपाय सोच लेगा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करता है। मनुष्य अन्य प्राणी जीवित प्राणियों के साथ कैसे है, किसी अगर जो जीवित जानवर है उनके साथ वो संघर्ष कैसे करता है, उनसे बचाव का काम देखता है। कोई जो जानवर उसको नुकसान करे तो मनुष्य उसके लिए भी बचाव करेगा। एक ही प्रकार के जीवित प्राणियों के बीच आपस में कई जानवर ऐसे होते हैं जो एक ही जगह रहते हैं, उनमें भी संघर्ष चलते रहता है। वो उसको खाते हैं, वो उसको खाते हैं, एक दूसरे को खा के अपना जीवन चक्र चलाते हैं। ये खाद्य श्रृंखला चलती है, फूड चेन भी चलती है। ठीक है। अब सामाजिक विवरण के सिद्धांत में कौन आता है? सर्वाइकर मेकाइवर। मेकाइवर का काम आता है थ्योरी ऑफ सोशल सिलेक्शन में। मनुष्य केवल से प्राणी शास्त्र प्राणी है, मनुष्य प्राणी है, ये सभी जानते हैं। और एक कैसा प्राणी है? सामाजिक। यानी मनुष्य का जीवन प्राकृतिक अवस्था के द्वारा नहीं बना सामाजिक अवस्थाओं के द्वारा होता है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ कम रहता है, समाज के साथ रहता है। सामाजिक पर्यावरण केवल मानव के सामूहिक जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि जन्म दर और मृत्यु दर को भी प्रभावित करता है, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर हमारे कहाँ पर होती है? समाज में होती है। ऐसा तो नहीं हम प्रकृति के साथ रहते हैं, जंगल में रहकर कर रहा हूँ, नहीं। जब मानव निर्मित कोई भी सामाजिक कार्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जन्म दर, मृत्यु दर या इनमें से किसी को भी प्रभावित करता है तो ये प्राकृतिक सामाजिक विवरण कहते हैं। अब सामाजिक विवरण की परिभाषा में एक आते हैं मैकाइवर, दूसरे आती है पेज। इसके हम स्वरूप देख लेते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है? जब मनुष्य जानबूझकर इसी उद्देश्य से किसी सामाजिक परिस्थिति को उत्पन्न करे और जिससे मृत्यु दर जन्म दर प्रभावित हो तो वह प्रत्यक्ष होगा। जैसे समाज स्वच्छता, स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों का प्रचार करके, रोगियों की चिकित्सा की व्यवस्था करके, हत्या, शिशु हत्या, भ्रूण हत्या के लिए दंड की व्यवस्था। यानी उसको पता है हम अगर किसी चीज़ पे लगाम लगाएंगे तो जन्म दर कम हो जाएगी, मृत्यु दर कम होगी, हम हत्या नहीं लोग करेंगे, हमने कह दिया हम बाल विवाह नहीं करेंगे या बच्चियों को नहीं मारेंगे। ठीक है। तो इससे बच्चों की जनसंख्या बढ़ेगी, वही आगे मनुष्य बनते हैं। हमने कह दिया जो बीमारियाँ हो रही हैं उनकी हम जगह जगह क्या करवाएंगे? शिविर लगवाएंगे, लोगों को समझाएंगे। गाँव में हमने कैंप लगा दिया, हमने कहा टीबी का हमें प्रचार करना है कि टीबी का इलाज हो सकता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? शिविर लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, बीमारियों से बचने के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। अब लोग जागरूक होंगे, उन्हें स्वच्छता के बारे में समझाएंगे, सफाई रखो, मधुमक्खियाँ नहीं फैलेंगी, डेंगू नहीं फैलेगी। तो इससे क्या होगा? लोग जागरूक हो रहे हैं, तो अब जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है? जनसंख्या कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि जन्म दर बढ़ेगा, मृत्यु दर कम हो जाएगी। अप्रत्यक्ष में क्या आ जाएगा? सामाजिक विवरण उसे कहते हैं जब कुछ ऐसे कार्य का परिस्थिति को उत्पन्न करें जिसका उद्देश्य तो कुछ औरों पर परिस्थिति या कारक के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, उसे जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। जैसे मिल और कारखानों को स्थापित करने से नगरों की जनसंख्या बढ़ी, गंदगी, बीमारियां और मृत्यु दर बढ़ी। मतलब हम करना कुछ चाहते थे, वो कुछ चाहते थे। हमने सोचा हम कारखाना बनाएंगे, कारखाना खोलेंगे तो एक इंडस्ट्रीज खोलेंगे, हम व्यापार बढ़ेगा हमारा,
लोगों को रोजगार भी मिल गया, उत्पादन से क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। अब हमने ये काम तो सोचा था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कारखाना बढ़ेगा, धुआं निकलेगा, गंदा पानी भी निकलेगा, बीमारियां होगी, गंदगी, हमने ये नहीं सोचा। उनका ये कहना है कि हम करते कुछ है वो कुछ जाता है, ठीक है। तो समाज में कुछ ऐसे कारक परिस्थिति को उत्पन्न करते हैं जिनका उद्देश्य तो होता है अच्छा करने का, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी हमें मिलते हैं। तो मृत्यु दर प्रभावित होगा, क्योंकि गंदा अगर धुआं जो चिमनियों का जो धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो हमारे लिए श्वास की बीमारी उत्पन्न करता है, वृद्ध लोगों के लिए नुकसानदायक है, जो बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं उनको विकलांग होते हैं, इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें प्रदूषित धुआं मिल जाता है, तो उनमें बीमारियाँ हो जाती हैं, कुपोषित पैदा होते हैं वो। इससे जनसंख्या बढ़ती है और गंदगी बीमारियाँ मृत्यु दर में बढ़ गई। उद्देश्य था कि उद्योगों का, धंधों का विकास होगा और मृत्यु दर भी इससे प्रभावित हुई। तो इसे अप्रत्यक्ष सामाजिकरण कहते हैं, ठीक है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, आगे का चैप्टर पढ़ के आना। लेसन नंबर कौन सा आएगा, 6।